किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, धान में जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है तो धान में बालियां निकलने के पहले एक काम आपको जो 5 ज़रूरी काम है ये ज़रूर निपटा लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी काम ये इस समय कर लेते हैं तो धान की फसल में जब बालियां निकलेंगी वो स्वस्थ निकलेंगी, दानों का भराव भी अच्छे से होगा, बालियां लंबी आएंगी, मोटी आएंगी और उसमें किसी प्रकार की रोग जो समस्या है वो भी नहीं लगने पाएगी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आने पर लाइक कीजिए, वीडियो को अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों बात करते हैं। सबसे पहले किसानों में बात करेंगे, जब धान की अवस्था यानी धान की स्टेज लगभग 20 दिन के ऊपर पहुंच चुकी होती है, यानी कि 30 से 35 या 40 दिन के या अधिकतम 50 दिन के आसपास पहुंच जाती है, उस समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा जो आवश्यक कार्य होता है वह यूरिया होती है। यूरिया किसान भाइयों आपकी धान की फसल लगभग मान के चलिए लगभग 40 से 50 दिन के आसपास हो रही है, अधिकतम 40, 45 या 50 दिन के आसपास आपको जो आप लास्ट यूरिया है किसान भाइयों आपको डाल देनी चाहिए। लास्ट यूरिया में किसान भाइयों आपको क्या डालना है वो पूरी तरीका हम बताएंगे। किसान भाइयों सबसे पहले आपको बात करेंगे जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन से पौधे का जो वानस्पतिक विकास है यानी पौधे की हाइट हुई, पौधे में ट्रिलिंग हुई, पौधे में जो तना है उसका जो बढ़वार होती है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही होती है। इस समय किसान भाइयों अगर आपके खेत में पीलापन नज़र आ रहा है, ऊपर की पत्तियां आप देख रहे होंगे हल्की हल्की पीली हो जाती हैं, तो इस समय जो अंतिम यूरिया है आपको डाल ही देना चाहिए। अगर आपकी स्टेज लगभग 45 से 50 दिन के आसपास हो चुकी है, क्योंकि जो भी काम मिट्टी में हमको देना होता है वो 50 दिन के पहले ही आपको दे देना चाहिए। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, जिन खेतों के अंदर आप वहाँ पर देख रहे होंगे पोटास की मात्रा, जो भी किसान भाई कुछ ऐसे किसान भाई हैं कि पोटास अभी तक नहीं डाला है तो आप अंतिम यूरिया में आपको पोटास ज़रूर डाल देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है पोटास जब बालियाँ गबोट अवस्था यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। यानी जब आप देखते होंगे जब गबोट अवस्था में जब हमारी फसल पहुंच जाती है, यानी जब 50 दिन के ऊपर हमारी स्टेज लगभग धान की पहुंच जाती है, उस समय देखते होंगे जो धान में है तना है, जो पौधे की हाइट इतनी हो चुकी है और तने में आप वहाँ पर तोड़ करके देख रहे होंगे तो बालियां वहाँ पर गुंजड़ी हुई नज़र आ रही होगी, उसकी सोंकी निकल रही होगी। तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको करना क्या है कि जो पोटास की मात्रा है वो आधी पोटास की मात्रा आपको रोपाई के पहले दे देना होता है और आधी यानी लगभग 15 से 20 केजी यानी 15 से 20 किलोग्राम मात्रा आपको यूरिया के साथ 30 से 35 किलोग्राम जो अंतिम यूरिया है उसके संग आपको इस समय ज़रूर दे देना चाहिए। इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि पौधे में आप देखते होंगे नाइट्रोजन यानी यूरिया की कमी हो जाती है। यूरिया से हमारी वानस्पतिक विकास है पौधे का बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके बाद किसान भाइयों क्या करना है, आपको वहाँ पर अगर ज़्यादा समस्या नज़र आ रही है आपके खेत में कि हमारी फसल बहुत कमज़ोर है, हमारी फसल में बहुत ज़्यादा पीलापन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर खेत में कल्लों की संख्या भी कम हुई है, तो इस कंडीशन में किसान भाइयों एक और फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। अगर ये फार्मूला किसान भाइयों आप स्प्रे के माध्यम से कर देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकल करके आएगा। पड़ोसी भी पूछने आएगा भैया फला किसान ने आज इसमें क्या डाल दिया है, कि जो दूसरे किसान हैं वो भी देखने आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में किसान भाई यहाँ पर आपको जिंक लेना है, जो हमारी जिलेटेड फॉर्म में जिंक आती है, जैसे हमारी 12% वाली जिंक आती है जिलेटेड फॉर्म में आती है, तो उसकी मात्रा 120 ग्राम ले लेना है। और जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट आता है उसकी मात्रा किसान भाइयों 1 केजी यानी 1 किलोग्राम ले लेना है। और जो हमारा फेरस सल्फेट आता है उसकी 500 ग्राम लेना है। और जो हमारा मैग्नीज सल्फेट आता है 250 ग्राम लेना है। उसके साथ किसान भाइयों आपको 1 से 1.5 किलो अधिकतम 2 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों ले लेना है। जो मैंने मात्रा बताई है अभी तक प्रति एकड़ के हिसाब से मैंने बताई है, प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। और किसान भाइयों एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, वहाँ पर खेत में बराबर नमी
ज़रूर होना चाहिए। अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तभी खेत में नमी होनी चाहिए। आप अगर फर्टिलाइजर्स यानी यूरिया के संग जो भी फर्टिलाइजर्स मैंने बताया है, पोटास हो, चाहे जिंक हो, चाहे सल्फर हो, चाहे ह्यूमिक एसिड हो, का आपका छिड़काव भी इससे भी कर रहे हैं, तब भी खेत में आपको नमी मेंटेन बनाकर रखनी होती है। और ख़ास करके जब बालियां निकलने का समय नज़दीक आ चुका होता है, यानी गबोट अवस्था, यानी तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय तो खेत में पर्याप्त नमी होनी ही चाहिए। नमी ज़्यादा होगी, बालियां अच्छी प्रकार से निकलेंगी, खेत में बराबर निकलेंगी। और जब बालियां निकलने की अवस्था नज़दीक आ जाती है, यानी तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय किसान भाइयों एक और स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। उससे पहले अगर ये स्प्रे कर देते हैं तो ख़ास कर किसान भाइयों जो बालियां निकलेंगी, दानों का भराव भी अच्छे होगा। एक आता है हमारा NPK 05234, NPK 05234। और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट लेना है, आपको लेना है बोरान 20% वाला, और साथ में आपको लेना है जिंक सल्फेट जो 12% वाली आती है। इसकी मात्रा की बात करें तो 120 ग्राम मात्रा लेना है। बोरान की लगभग आपको 50 से 60 या 70 ग्राम मात्रा लेना है। और जो हमारा NPK 05234 है, उसकी मात्रा 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। NPK 05234 में सबसे ज़्यादा जो हमारा फास्फोरस पाया जाता है और लास्ट में हमारा पोटेशियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारी फास्फोरस की आवश्यकता होती है, क्योंकि फास्फोरस से हमारा प्रकाश संश्लेषण अच्छे से प्रकार से होता है। नीचे से हमारा जो भोजन का काम बालियों तक, दानों तक पहुंचाने का काम हमारा जो फास्फोरस करता है, उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर इसकी आवश्यकता अगर इस समय जब बालियां तने में बनना शुरू हो जाती हैं, इसकी अगर पूर्ति कर देते हैं, तो बालियों में दाने का भराव जो हो रहा होता है बहुत ही मजबूत तरीके से होगा। कभी कभी देखते हैं हमारे किसान भाई, वहाँ पर जो बालियों में दाना भरा होता है, वो भराव अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, दाना पिचका हुआ रह जाता है। दाने में वहाँ पर जो दुग्धावस्था होती है वो पूरी तरह से नहीं भरा हो पाता है। इस कंडीशन में किसान भाइयों क्या करना है, जो हमारा NPK 05234 है, साथ में बोरान है, साथ में जो लीटर फॉर्म में मैंने जिंक बताई है 12%, उसका स्प्रे कर देना है। अगर इस टाइम स्प्रे कर देते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके बालियों में दाना भरेगा, दाना मजबूत बनेगा, दाने में जो शाइनिंग होगी वो भी अच्छी प्रकार से आएगी, और दाने का जो वज़नदार दाना बनेगा। और साथ में आपको नमी को मेंटेन बना कर रखना है। साथ में किसान भाइयों एक और फार्मूला बताएंगे। अगर जब तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय कीटों का प्रकोप भी बहुत तेज़ी के साथ देखा जाता है, क्योंकि जब तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं तो पूरे खेत में लगभग 50 से 100 जगह आप देखते होंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं, उसमें ऊपर की तरह बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में किसान भाइयों कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो कीटों को प्रकोप से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। मेड़ पे बहुत ज़्यादा खरपतवार है, उसको नष्ट कर देना चाहिए। सबसे पहले जो खरपतवार हमारे हैं वो मेड़ों पर बैठते हैं, और जब तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं और जब बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं तो सीधा अटैक वहां पर बालियों पर कर देते हैं, और उसका जो रस है उसमें दुग्धावस्था होती है, उस सारा का रस वहाँ चूस लेती हैं, जिससे हमारा दाना है पिचका हुआ रह जाता है। तभी आप देखते हैं कि दाना हमारा मजबूत नहीं बना, दानों में भराव अच्छी प्रकार से नहीं हुआ। इसका कारण, इसका रीज़न केवल किसान भाइयों यही होता है। तो आपको कीटों के प्रकोप को बचाने के लिए जब हमारी खेत में बालियाँ निकल रही हों, मतलब कुछ बालियां निकल आती हैं, तो कीटनाशक दवा का स्प्रे आपको किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। इससे फंगीसाइड कीटनाशक होते हैं, हमारे कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं जो सीधे बालियों पर अटैक करते हैं, उनको नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किसान भाइयों वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। जो भी आप समस्या हो नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। सबसे पहले किसान भाइयों आपको बताना है आपके क्षेत्र में आपकी जो फसल धान की है वो कितने दिन की हुई है और कौन सी वैरायटी लगाई है, मध्यम अवधि की वैरायटी है या जो हमारी वैरायटी है लंबी अवधि की वैरायटी है, यानी हमारी धान की जो 110 से 120 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है या 130 से 135 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है, और आप कहाँ से हैं। तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं किसान भाइयों। जो भी समस्या है आपको वहाँ पर समाधान ज़रूर करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।